तो मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं मैं, यूपी का बजट चाहे 7 करोड़ का हो या 8 लाख करोड़ का हो, सवाल यही रहेगा कि 90% जनता के लिए उसमें क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नीति आम जनता के लिए नहीं है। वो 10% संपन्न लोगों के लिए 90% बजट रखती है और 90% जरूरतमंद जनता के लिए, केवल नापात्र के लिए 10% बजट रखती है। तो कुछ सवाल हमारे भी हैं विपक्ष के लोगों के। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर निर्भर है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसान की बोरी में से 5 किलो की चोरी जारी है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन अग्निवीर की भर्ती 5 साल के लिए भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसानों को 5% भी लाभकारी मूल्य नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए 5 पैसे भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन युवाओं के लिए न तो कोई रोजगार और न 500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को रेल व दूसरे किराए में छूट के लिए 5% का भी बजट नहीं। तो ये कैसी 5वीं अर्थव्यवस्था में हम लोग शामिल हो रहे हैं? जो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनमें हम कहां शामिल हो रहे हैं? और फिर कई बार ये सवाल पूछा गया कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप सपना दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उसके लिए रोड मैप क्या है आपका? केवल एक अमेरिकन कंपनी को हायर कर करके कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर करके उस पर क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बना लेंगे आप? वो रोड मैप क्या है? और आज आपके स्टेट की जीडीपी क्या है? पिछली बार भी अध्यक्ष महोदय सवाल का जवाब नहीं मिला था कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो? हम कोई इधर उधर का सवाल नहीं पूछ रहे सरकार से अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है तो आप उसके लिए ग्रोथ रेट कितनी रखेंगे, और वो ग्रोथ रेट बनाने के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? तो कुछ सवाल हमारे भी हैं विपक्ष के लोगों के। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर निर्भर है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसान की बोरी में से 5 किलो की चोरी जारी है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन अग्निवीर की भर्ती 5 साल के लिए भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसानों को 5% भी लाभकारी मूल्य नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए 5 पैसे भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन युवाओं के लिए न तो कोई रोजगार और न 500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को रेल व दूसरे किराए में छूट के लिए 5% का भी बजट नहीं। तो ये कैसी 5वीं अर्थव्यवस्था में हम लोग शामिल हो रहे हैं? जो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनमें हम कहां शामिल हो रहे हैं? और फिर कई बार यह सवाल पूछा गया कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप सपना दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उसके लिए रोड मैप क्या है आपका? केवल एक अमेरिकन कंपनी को हायर कर करके कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर करके उस पर क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बना लेंगे आप? वो रोड मैप क्या है? और आज आपके स्टेट की जीडीपी क्या है? पिछली बार भी अध्यक्ष महोदय सवाल का जवाब नहीं मिला था
कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। हम कोई इधर उधर का सवाल नहीं पूछ रहे सरकार से अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है तो आप उसके लिए ग्रोथ रेट कितनी रखेंगे, और वो ग्रोथ रेट बनाने के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है। हालांकि ये बात कही गई कि मैंने प्रभु राम का नाम नहीं लिया। जब प्रभु राम दिल में ही बसते हों तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या है। राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं, और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे, प्रभु राम तब भी थे, और जब हम और आप नहीं रहेंगे, प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर के आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु राम अजर हैं, अमर हैं और सबके हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। कि एक बार मैंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट कर दिया था, और वीडियो ट्वीट का असर यह हुआ कि नेता सदन के साथ दिल्ली वालों ने शूटिंग की थी, फोटो कौन सी अच्छी आएगी। वो मेरे से बेहतर नेता सदन जानते होंगे, तो ये बात मैं नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ताली बजवानी है। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अध्यक्ष महोदय, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, जब सही समय आया तो फोकस से आउट थे। सरकार ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में पहले पहचान का संकट था। पता नहीं क्यों इस बात को कहा जाता कि पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश को। पहचान का संकट कैसे हो सकता उत्तर प्रदेश को, जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिए हों, प्रधानमंत्री के साथ साथ कोई भी देश का पैरामीटर होगा ग्रोथ का, बिना उत्तर प्रदेश के वो बेहतर नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश के पैरामीटर चाहे हेल्थ के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट के हों, किसी भी पैरामीटर पर अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ जाएगा तो देश के पैरामीटर्स पिछड़ जाएंगे। अगर ये बात कही जाती है पहचान का बहुत बड़ा संकट था, ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। और अगर पहचान का संकट था 2012 से लेकर के 2017 में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों आया? एचसीएल लखनऊ में क्यों आया? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एचसीएल की क्यों बनी लखनऊ में? चक गजरिया में ट्रिपल आईटी क्यों बनी? और एचसीएल वो जगह है, जब पहली बार मैं उसका उद्घाटन करने गया था तो उस समय
जो बच्चे और बच्चों के जो माँ बाप थे, कई माँ बाप ने मुझे बधाई दी और धन्यवाद दिया मुझे, और कहा कि मैं सरकार का और आपका धन्यवाद इसलिए देती हूँ कि जिसके कारण हमारे बच्चे जो हैदराबाद या चेन्नई में पढ़ते थे, नौकरी करते थे, वो आज हमारे घर के पास हमारे बीच रह करके पढ़ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी मुझे उसमें करना था, सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं देनी थी, उस समय के अधिकारियों ने मिलकर के रास्ता निकाला और वो सुविधाएं दी। उसका परिणाम ये है। और मैं तो कहूँगा किसी भी मान्य सदस्य को अगर ये शक हो इस बात का कि SCL में कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जाकर के देखें। इसी लखनऊ, इसी कानपुर के सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा सम्मान की नौकरी पा रहे हैं। हो सकता है 6000 से ज़्यादा व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर। डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया उसके मुकाबले? मुझे एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए लखनऊ में, या पूरे उत्तर प्रदेश में बता दें आप। सैमसंग फाइल उठा करके देख लीजिए, किस सरकार की देन है। जो उसको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलना था, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा उसको, तब जाकर के सरकार ने कितने वर्षों के बाद इंसेंटिव दिया है। और जो मेट्रो चल रही है शहरों में, क्या लखनऊ की मेट्रो आपकी सरकार लाई थी? तस्वीर तो अपनी लगा दी। यही तो कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं? क्या लखनऊ की मेट्रो आप लाए थे? और अगर आप लाए थे तो जहां तक जाती है वहां से वापस क्यों आ जाती है? दूसरे सेक्शन में क्यों नहीं गई अभी तक? 7 साल हो गए डबल इंजन की सरकार के, 7 साल हो गए। वो मेट्रो वहीं से लौट के आ जाती है। क्या कानपुर की मेट्रो आपने प्रपोज की थी? क्या कानपुर की मेट्रो आपकी सरकार की प्रपोज थी? क्या आगरा की मेट्रो आपकी प्रपोज थी? और अगर आपने प्रपोज किया था तो उसका सेकंड फेज क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा, वो किसने मेट्रो बनाई? और मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली की सरकार ने मदद नहीं की थी बजट को लेकर के। उत्तर प्रदेश ने अपने नोएडा के बजट से दे करके वो दिल्ली से जोड़ने का काम मेट्रो ने किया था। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा किसने मेट्रो दी थी? मैं जानना चाहता हूं, जो पहचान या पहचान का संकट था, अगर संकट कोई पैदा कर रहा है डेवलपमेंट को लेकर के या अर्बनाइजेशन को लेकर के, तो वो आपकी सरकार है, वो संकट पैदा कर रही है। क्या ये मेट्रो स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और जब इसका जवाब आए अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं ये दाएं बाएं इधर उधर जाने कहां तक लेके जाते हैं, क्या ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और मुझे याद है मैंने बनारस को भी मेट्रो दी थी, लेकिन आपने बनारस की मेट्रो नहीं बनने दी। और जब आप पहली ट्रिप में गए थे झांसी, मुझे आज भी याद है, और कई बार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में ये बात कह चुका हूं, आपने कहा था कि झांसी से दिल्ली को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। क्या वो एक्सप्रेसवे बन गया 7 साल में? झांसी में मेट्रो बन गई क्या? लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया है, जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। हर दिन हत्या और तमाम घटनाएं आ रही हैं। इनके ही क्षेत्र का बताइए, पासी बिरादरी का आदमी मार दिया गया, 5 तारीख को मार दिया गया। ऐसे घटनाओं का अगर आंकड़ा दे सरकार को, तो आंकड़ा ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई इनकी। BHU में, हालांकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, PDA मात्र 13% है उसमें। PGI में, लोहिया इंस्टीट्यूट में, KGU में PDA क्या है, मुझे उम्मीद है सरकार बताएगी इस बात को लेकर के। अध्यक्ष जी, एक बात पता नहीं अखबारों में कहां से छप गई या प्रचार हो गया, हमारे नेता सदन धर्म की बातों में बड़ा उलझे रहते हैं।
कभी किसी ने कहा है कि धर्म अमीरों की शान और गरीबों की सिसकियां हैं। किसी ने यह भी कहा कि धर्म अफीम का गोला है। हमारे नेता सदन और एक कदम आगे चले गए। उन्होंने दिनकर जी की कुछ लाइनें पढ़ी, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, और पांडव और कौरवों की बात कर दी। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहाँ खड़े हैं और आपका परिचय क्या है, वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। और मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूँ कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूँ। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूँ, कृष्ण में भी राम देखता हूँ। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हों तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। किसान की आय दोगुनी की बात, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या एमएसपी मिलने लगा? आपने बजट में भी और गवर्नर स्पीच में भी इन बातों को डाला है कि हम किसान की लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। क्या सरकार एमएसपी देगी? क्या डबल इंजन सरकार एमएसपी किसानों को उपलब्ध कराएगी? और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है जहाँ आप एमएसपी उपलब्ध करा सकें? अगर आपको किसानों को एमएसपी दिलानी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया है? जो मंडी चल रही थी वो बंद कर दी, और कई मंडियों को जो बनाया जा रहा था बड़े पैमाने पर, उन मंडियों के लिए बजट क्या है? आखिरकार आपकी किसानों से दुश्मनी क्या है? आप मंडियां क्यों नहीं देना चाहते? और जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? और एग्रीकल्चर रेट क्या है? क्या हमारी एग्रीकल्चर रेट डाउन नहीं जा रही है? और शिक्षा का स्तर, मैं क्या बात करूं शिक्षा के स्तर पर। यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, यूनिवर्सिटी के वीसीज अपॉइंट हो रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने कई बार पूछा है सरकार से कि ये सरकार बताए कि आखिरकार 46 में 56 वाली कहानी क्या है। लेकिन 46 में 56 वाली कहानी नहीं पता लग पा रही है। और मैं तो कहूँगा कि कभी कभी हमारे साथी वो भी 46 के 56 वाले चक्कर में फंस जाते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं, 34 की हमारे पास सूची है। 34 में पीडीए कितना है? 34 में पीडीए कितना है? कम से कम सरकार जब जवाब दे तो ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात आ जाए, जनता भी उत्तर प्रदेश की जान ले कि अगर 34 वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं तो 34 में पीडीए कितने हैं? और फिर जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी भी सूची क्या है? देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने की दिशा से एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और लोक मंगल के साथ साथ उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर रोड मैप के साथ इस बजट को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। बजट में अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से ईज ऑफ लिविंग तक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से लेकर
अर्थव्यवस्था तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से स्वस्थ और स्वावलंबन की ओर, संस्कृति से समृद्धि की ओर और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को समावित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने का एक बेहतर रोड मैप और उत्तर प्रदेश को उस मार्ग पर ले जाने के एक संकल्प के साथ बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है। जब हम 2017 में थे, आबादी में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य था, लेकिन अर्थव्यवस्था में देश की छठी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश गिना जाता था। और आज जब हम 2024 में आ रहे हैं, 2024-25 के बजट पे चर्चा कर रहे हैं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज के दिन पर देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बन चुकी है। देश की जीडीपी में हमारा शेयर बढ़ा है। आबादी देश की 16% यूपी में रहती है, लेकिन देश के विकास में उत्तर प्रदेश बामुश्किल 8% भी योगदान नहीं कर पाता था। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश 9% से 9.2% भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश योगदान कर रहा है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस वर्ष इसे बढ़ा के 10% तक पहुंचाएं और अगले 5 वर्ष में से अपनी आबादी के बराबर तो हम कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। राम भरत जी से कहते हैं, उन्होंने कहा था, बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होई। इन पंक्तियों का अर्थ भी समझा देता हूं। हाँ, समझा देता हूं भी। जैसे सूर्य, समुद्र, नदी, तालाब से पानी लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में बरसात करता है तो सबको पता चलता है। और खासकर यानी सभी जगह समान रूप से बरसता है। तो यही स्थिति बजट की भी है, इस लोक कल्याणकारी और लोक मंगल के बजट की भी है। अतिरिक्त टैक्स 7 वर्ष में नहीं लगा, मंडी शुल्क कम किया गया, डीजल पेट्रोल के वैट के दाम को कम किए गए। लेकिन जब प्रदेश के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, जब बजट आ रहा है तो पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के सभी 75 के 75 जनपदों को ध्यान में रख करके यह सब किया गया है। तो यह लोक मंगल के लिए प्रस्तुत ये वही बजट है जो राम राज्य की अवधारणा पर आधारित है। डिजिटल लेन देन ने प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है और पिछले 5 वर्ष में इसकी रफ्तार हम दुगना करने में सफल हुए हैं। प्रदेश में डिजिटल लेन देन में आज देश के अंदर नंबर 1 है। जब मैं उत्तर प्रदेश को नंबर 1 लाने की बात करता हूं तो नेता विरोधी दल को इसमें परेशानी होती है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों हो गया। इस साल ये संख्या बढ़कर के 1174 करोड़ 32 लाख हो गई है, यानी आधे से अधिक लेन देन आज प्रदेश में यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग का आसान पहुंच आज गांवों में इंटरनेट के माध्यम से, वित्तीय जागरूकता के माध्यम से बन चुका है। और डीबीटी के माध्यम से भी प्रदेश ने न केवल कोरोना कालखंड में बेहतर सफलता प्राप्त की थी, आज भी सफलतापूर्वक हर लाभार्थी तक पैसा सीधे पहुंच रहा है। महोदय, डीबीटी के माध्यम से आज 11 विभागों के द्वारा प्रदेश में जिन सेवाओं को पहुंचाया गया है उसमें हम लोग 62 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की गरीब जनता तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश ने बैंकिंग व्यवसाय 16-17 में जो लगभग 12 से 13 लाख करोड़ के आसपास था, आज वो बढ़कर के लगभग 26 लाख
करोड़ हो चुका है। प्रदेश में 19,705 बैंक की शाखाएं हैं, लेकिन 2,28,000 से अधिक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट और बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी प्रदेश के अंदर आज इस रूप में बेहतर सेवाएं हर गांव में और हर कस्बे में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। और यही नहीं, आरबीआई के बुलेटिन भी आज इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16% से अधिक जो इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी है वह आज उत्तर प्रदेश है, जो देश के अंदर शीर्ष स्थान पर है। ये इस नए उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिस उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रगति पर हमारे कुछ मित्रों को आपत्ति है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है और इनमें से आधे खाते महिलाओं के। पीएम स्वनिधि योजना में 17 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी व्यवसायी लाभान्वित हो रहे हैं, जो देश में नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 5 करोड़ 55 लाख लाभार्थियों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। और आईटीआर फाइल करने में, यानी आयकर रिटर्न भरने में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। जून 2014 में 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में फाइल होते थे और जून 2023 में यह बढ़कर के लगभग 12 लाख हुए हैं। इसके अंदर जो हमारी बेरोजगारी की दर भी है, अगर 17 के पहले हम देखें ये 19% से अधिक थी और आज यह 2.4% है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि यहाँ पे रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। और इसमें अभी पिछली बार भी मैंने कहा था, महामहिम राज्यपाल के भाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में निवेश का एक जो बेहतर माहौल बना है, उसी का परिणाम है कि 19 फरवरी को हम लोग प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम भी लखनऊ में आयोजित करने जा रहे हैं। महोदय, इस बजट में खेत सुरक्षा योजना के लिए भी धनराशि का प्रावधान है। राज्य कृषि विकास योजना के लिए भी अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए जो निजी नलकूप हैं वहां से फ्री में बिजली उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए भी 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारी खेती किसानी पर न पड़े, इसके लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए धनराशि की व्यवस्था हर ग्राम पंचायत में लग सके, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें है। ऑर्गेनिक कल्चरल लैब, टिश्यू लैब और एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण और डार्क जोन में स्थित 5,569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए भी यहां पर बजट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में इन सभी कार्यों को करने के बाद इस समयबद्ध तरीके से जिस दिन कार्य होंगे तो प्रदेश के अंदर 1,33,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इससे प्राप्त होगी प्रदेश के अन्नदाता किसानों को। और आज इस बजट में एक नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो प्रदेश के हमारे नए उद्यमियों को, जिनको हम एक निश्चित व्यवस्था के तहत जिनका हम प्रशिक्षण करवाएंगे, उन्हें उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पहले चरण में 5 लाख रुपए तक की ऋण यानी ब्याज मुक्त ऋण उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम इसके साथ करेंगे और इस राशि को जैसे ही उनका भुगतान होगा तो फिर उसको 7.5 लाख रुपए तक की, फिर उसके बाद 10 लाख रुपए तक की व्यवस्था के साथ हम उसको जोड़ने का काम करेंगे। 1 लाख युवा उद्यमी इसके साथ जुड़ेंगे।
और इस कार्यक्रम को इस बजट के पास होने के बाद अप्रैल से हम प्रदेश के अंदर इसको लागू कर देंगे। दूसरा है उत्तर प्रदेश रोजगार प्रोत्साहन कोष। इसके माध्यम से भी प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए वित्त पोषण और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उनको सेवायोजित करने के लिए भी इस स्कीम को प्रदेश के अंदर हम लागू कर रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश ने 10 फ्लैश पार्क, प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने अब तक जो पार्क विकसित किए हैं, इसके अलावा नए हर जनपद में भी इस प्रकार के औद्योगिक पार्क विकसित हों, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश के सभी 75 के 75 जनपदों में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने इसके साथ किया है। किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है। बेसिक शिक्षा परिषद में हमने देखा है कि किस रूप में हम लोगों ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य कि जब हम बात करते हैं तो किसी भी मानव पूंजी के पोटेंशियल आधार है, इसलिए हमारी सरकार ने शुरू से ही इस दिशा में एक नियोजित प्रयास भी प्रारंभ किया। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम और माध्यमिक स्तर पर भी विद्यालयों को हब एवं स्पोक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए ओडीओपी के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों को जॉब रोल और सेक्टर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार उनके पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भी सरकार ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। न केवल बेसिक और माध्यमिक में बल्कि उच्च शिक्षा में भी इन चीजों को आगे बढ़ाने के साथ ही अप्रेंटिसशिप की स्कीम, जिसमें उद्योग या इंस्टीट्यूशन के साथ युवाओं को जुड़ने, इसके लिए उन्हें वहां पर उचित मानदेय मिल सके, प्रशिक्षण मिल सके और सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम के साथ उसको हम जोड़ सकें, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। स्वास्थ्य के सेक्टर में बेहतरीन कार्य हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में राज्य आज बढ़ चुका है और बोलने में कोई संकोच नहीं है। यही राज्य है, 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज यही राज्य है कि सभी 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज बनने की ओर अग्रसर है। नेता विरोधी दल को पता ही नहीं कि आयुष्मान भारत की योजना लागू होने के बाद आज हर गरीब के लिए अपना स्वास्थ्य उपचार कराना कितना आसान हो गया है। अब उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं। 2017 के पहले की दुर्दशा किसी से छुपी भी नहीं है। गरीबों के बच्चे मरते थे। इंसेफ्लाइटिस की क्या स्थिति थी? इंसेफ्लाइटिस से 1977-78 से लेकर के 2017-18 तक लगभग 50,000 मौतें हुई और आज मुझे ये कहने में कि ये हमारा सरकार का सौभाग्य है, डबल इंजन की सरकार का सौभाग्य है कि हम अपने प्रदेश के उन मासूमों को बचाने में सफल हुए हैं जो देश के लिए आने वाले समय में जिनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ मिलेगा, इस राज्य को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन ये सरकारें क्या कर रही थी? जो जाति के नाम पे समाज को बांट रही थी, जो तमाम प्रकार के नारे देते हैं, लेकिन उन गरीबों के लिए जिनमें ज्यादातर जो मासूम थे, मरने वाले कौन थे? या दलित था, या अल्पसंख्यक था, या पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चे थे। और लगभग हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी। आज मैं कह सकता हूं एक नियोजित और सतत रूप से किए गए प्रयास का परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल हो चुके हैं। नगरीय विकास, यह इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बेहतर प्रयास हुए हैं, नगर विकास
विभाग के द्वारा डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में वह तेजी के साथ इसमें आगे बढ़ा है और इस क्षेत्र में इससे रोजगार के सृजन भी इससे होते हैं। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के अंतर्गत किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार ने अब मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन के लिए टाउनशिप विकसित करने के लिए भी 3000 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में इसका प्रावधान किया है। ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है, जिसमें प्रदेश के अंदर हर नगर निगम क्षेत्र में पहले चरण में, दूसरे चरण में हर नगर पालिका क्षेत्र में और तीसरे चरण में टाउन एरिया में भी हम उसे एक सेफ सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। ITMS, ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कर सकें, इसके लिए ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि काफ़ी बड़े पैमाने पे CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि वहाँ पे ट्रैफिक प्रबंधन के लिए, वहाँ के कूड़ा प्रबंधन के लिए, इन सभी को हम आगे बढ़ा सकें, इनके लिए भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बेहतर प्रयास हुए हैं, नगर विकास विभाग के द्वारा डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में वह तेजी के साथ इसमें आगे बढ़ा है और इस क्षेत्र में इससे रोजगार के सृजन भी इससे होते हैं। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के अंतर्गत किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार ने अब मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन के लिए टाउनशिप विकसित करने के लिए भी 3000 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में इसका प्रावधान किया है। ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है, जिसमें प्रदेश के अंदर हर नगर निगम क्षेत्र में पहले चरण में, दूसरे चरण में हर नगर पालिका क्षेत्र में और तीसरे चरण में टाउन एरिया में भी हम उसे एक सेफ सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। ITMS, ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कर सकें, इसके लिए ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि काफ़ी बड़े पैमाने पे CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि वहाँ पे ट्रैफिक प्रबंधन के लिए, वहाँ के कूड़ा प्रबंधन के लिए, इन सभी को हम आगे बढ़ा सकें, इनके लिए भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है।